Hello dear students, I welcome you all on AC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। शौर्य सीरीज में एक नया सब्जेक्ट मैं आपके साथ लेकर आया हूं। सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस। और यहां से काफी ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन आने के चांसेस ज्यादा हैं। और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टीफनेस कॉन्सेप्ट्स या स्टेबिलिटी इंडिटरमिनेंसी से कुछ क्वेश्चंस। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो भी मैंने डिस्कस किए, इन सब के क्वेश्चंस का एक समूह ग्रुप में आपके साथ लेकर आ रहा हूं इस शौर्य सीरीज के अंदर। सेशन को स्टार्ट करेंगे। यहां पर सेशंस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नए कुछ सुनने को मिलता है आपको उनको नोट डाउन करें, और टॉस के जो आपके शॉर्ट नोट्स है उससे आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को रिवाइज करते चले। यहां पर मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ सेशन डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के। अगर आपको फुल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां पर आपको 200 से भी अधिक आज के लेक्चर मॉड्यूल, 300 से 3000 से अधिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशंस, 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज, और साथ में जो पीडीएफ होंगे लेक्चर मॉड्यूल्स और प्रैक्टिस सेशंस के, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एंड में रिवाइज कर पाए। तो ये था पूरा हमारे सेशंस के बारे में एक छोटी सी ब्रीफिंग। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड इंडिटरमिनेंसी कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन द अबव फिगर। इसकी हमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी यानी डीके बताना है। देखिए डीके का फॉर्मूला फ्रेम के लिए होता है 3J माइनस आर ई प्लस आर आर माइनस एम डबल डैश। यहां पर जे है नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो जे कितना हो जाएगा, एक ज्वाइंट ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो क्या हो गया नंबर ऑफ ज्वाइंट। साथ में एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आर ई, इसमें रिएक्शन ये फिक्स्ड एंड है तो यहां पे 3 रिएक्शन आएगी, ये हिंज है तो यहां पर 2 रिएक्शन, रोलर पे 1 रिएक्शन वर्टिकल, और ये गाइडेड रोलर है तो यहां 2 रिएक्शन आएगी, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। तो 3 रिएक्शन इस पर आएगी, 2 रिएक्शन यहां पर, 1 रिएक्शन यहां पर, 2 रिएक्शन यहां पर, वो गाइडेड हॉरिजॉन्टल है। तो 3 and 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, तो आर ही आ जाएगा यहां पर 8। आरआर की इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, कोई भी हाइब्रिड जॉइंट नहीं है, तो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन 0 होगी। एम डबल डैश अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो सारे मेंबर्स को हम क्या मानेंगे, एक्सियली रिजिड। कितने मेंबर्स हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मेंबर हैं। तो 11 एक्सियली रिजिड मेंबर, 11 एक्सियल डिफॉर्मेशन हम माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 11 -8 और -11। अब 3 × 11 मतलब 33, 33 में से फिर 11 गया तो 22, और 22 में से 8 गया तो हमारे पास यहां पे बचेगा लगभग आंसर आएगा 14, यानी डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करने को नहीं बोला होता तो फिर इसमें हम ये एम डबल डैश माइनस नहीं करते, तो 33 - 8 विल बी दी आंसर। और 33 में से अगर हम 8 माइनस करते तो 25 आंसर आता, तब हमारा आंसर 25 होता। अभी हम जो आंसर है वो होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी मतलब डीएस, डीएसी प्लस डीएसआई जो का सम होता है, यानी डीएस स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, तो हमें मैच करना है। अगर हम देखें तो प्लेन फ्रेम यानी 2D फ्रेम, 2D फ्रेम के अंदर फॉर्मूला होता है 3m + RE - 3j - RR। ये डीएस का फॉर्मूला हो गया प्लेन फ्रेम के लिए। स्पेस ट्रस के लिए होता है 6j। स्पेस ट्रस के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो RE - 3 हो जाएगा DSE, और DSE आ जाएगा m - 3j + 6, और यहां पर स्पेस ट्रस है तो ये RE - 6 होगा। ये DSE है और ये DSI है,
स्पेस ट्रस का, 3D ट्रस का, तो 6 से 6 कैंसल, तो ये हो जाएगा m प्लस RE और -3J, m प्लस RE -3J। और जो स्पेस फ्रेम है यानी C वाला, इसके लिए फॉर्मूला ds का होता है 6m प्लस RE -6J -RR। अब ऑप्शन मैच करते हैं। स्पेस फ्रेम मतलब 6m प्लस RE -6J, तो J हो सकता है ये n से रिप्रेजेंट कर रहे हूं, RR यहां पर नहीं है, तो C वाला 2 से मैच होगा। और जो हमारे पास ये है प्लेन फ्रेम 2D फ्रेम, इसका होता है 3m प्लस RE -3J, RR इसमें नहीं है। और वहीं पर जो B है स्पेस ट्रस, इसका है m प्लस RE -3J, मतलब वो 1 से मैच हो रहा है। मतलब सही पैटर्न क्या बनेगा यहां पर, पहला 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, सॉरी 4 आएगा, फिर अगले वाले का 1 है, फिर 2 है, 4 1 2, 4 1 2, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। टोटल इंडिटर्मिनेंसी मतलब DSI भी बताना है और DSE भी बताना है, दोनों का सम, मतलब हमें DS बताना है प्लेन फ्रेम 2D फ्रेम के लिए। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो DS का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है यहां पर प्लेन फ्रेम के लिए, और DS का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है 3m प्लस RE -3J -RR। ठीक है, अब m कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ मेंबर हो गया 12। RE कितना होगा, यहां पर 3 रिएक्शन आएगी, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स, तो यहां भी 3, ये भी फिक्स, तो यहां भी 3 सपोर्ट रिएक्शन, और ये भी फिक्स, तो यहां भी 3 सपोर्ट रिएक्शन। एक में 3 टोटल 4 है, तो 4 3 12, माइनस का 3J। ज्वाइंट कितने हैं, तो 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हमारे पास ज्वाइंट है। और रिलीज्ड रिएक्शन यानी RR, तो यहां पर एक इंटरनल हिंज है, तो इस पे रिलीज रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, कितने मेंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसमें RR का फॉर्मूला होगा जितने मेंबर मिले उसमें से कम, मतलब 3, तो RR यानी 3 माइनस करेंगे। इंटरनल हिंज हाइब्रिड जॉइंट है, इसमें 4 मेंबर मिल रहे हैं, तो जितने मिलते हैं उसमें से एक कम RR होता है। तो ये हो गया हमारे पास 36 प्लस 12 मतलब 48 माइनस 33 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 36, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 12 ऑप्शन में है क्या, है तो सी आंसर। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, इसमें स्पीड में करना हो तो ऐसे बड़े स्केस के अंदर इतना सॉल्व करने के बजाय हम पहले DAC निकाल लें। DAC कितना होता है, RE -3, तो टोटल है 12 माइनस 3, मतलब वो हो गया 8। ठीक, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 विल बी 9 नॉट 8। अब हम निकालेंगे DSI। DSI का फॉर्मूला होता है 3C माइनस RR। यहां पे साइक्लिक लूप कितने हैं, ये ओपन है, एक साइक्लिक लूप, 2 साइक्लिक लूप, तो साइक्लिक लूप यहां पर 2 है, और RR हमने निकाला था 3 है। 3 2 6 माइनस 3 मतलब 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 प्लस 3 9 प्लस 3 विल अगेन 12, तो ऐसे हमारा जल्दी स्पीड में आंसर आ जाएगा। सो अब ये कंफर्म हो जाता है कि सी ही हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, द टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर। अगेन 2D फ्रेम है, DSE निकाल लेते हैं और DSI निकाल लेते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। DAC का फॉर्मूला कितना होता है, RE -3। RE कितना होगा, 3 रिएक्शन तो फिक्स पे होगी, 2 रिएक्शन हिंज पे होगी, और 2 रिएक्शन हिंज पे होगी, मतलब RE यहां पर बनेगा 2 + 2 4 4 + 3 7, तो RE -3 7 - 3 विल बी 4। अब हम DSI निकालेंगे, ये होता है 3C माइनस RR। साइक्लिक लूप यहां पर कितना है, 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप, ये तो ओपन कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3 × 4। रिलीज रिएक्शन हाइब्रिड जॉइन यहां पर नहीं दिया, तो 12 हो गया।
यानी डीएस कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी 16। 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी बी ऑप्शन। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है तो हम जब डीएस निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस आर आर। आर आर तो कितना हो गया 0। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 यहां पर मेंबर हैं। रिलीज सपोर्ट रिएक्शन कितनी है 7। और नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, ज्वाइंट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ज्वाइंट है। तो इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे। तो 3 15 में से अगर 3 12 गए, 3 कॉमन ले लेते हैं, 15 माइनस 12 कितना बचेगा 3, और 3 इंटू 3 हो गया 9, यानी ये बचेगा 9 प्लस 1 7, और 9 प्लस 7 होता है 16। अगेन वही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जल्दी आंसर इससे आएगा साइक्लिक लूप वाले से। नेक्स्ट इज द टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर द ब्रिज ट्रस। इसके लिए हमें डीएस बताना है। तो सबसे पहले हम डीएसई निकालेंगे, वो कितना होता है आर ई माइनस 3। तो ये हिंज है तो दो रिएक्शन यहां पर, और ये भी हिंज है, रोलर नहीं है तो दो रिएक्शन यहां पर, यानी आर आर हो गया 4 माइनस 3 इज 1। अब डीएसआई निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है m माइनस 2j माइनस 3 ब्रैकेट में होता है, तो वो हो जाएगा m माइनस 2j प्लस 3। नंबर ऑफ मेंबर्स गिनते हैं इसमें, तो 1 2, देन उसके बाद यहां पर हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ मेंबर यहां पर हो गए 20। ज्वाइंट गिन लेते हैं एक बार, ज्वाइंट कितने हैं, ज्वाइंट भी हमें चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ज्वाइंट हो गए 10। ये बीच में जहां क्रॉस बन रहा है, ये इसको ज्वाइंट नहीं मानते हैं। ट्रस में हमेशा मेंबर एक के ऊपर एक सरपास करते हैं तो वो ज्वाइंट नहीं माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रस के अंदर जहां भी मेंबर मिलेंगे उसको ज्वाइंट कंसिडर नहीं किया जाता है। वहीं पर अगर ये क्वेश्चन फ्रेम का होता और फ्रेम में अगर कहीं भी दो मेंबर मिल रहे हैं तो उसको हमें ज्वाइंट कंसिडर करना है, फ्रेम में लेना है। फ्रेम में कभी भी दो मेंबर ऐसे एक के ऊपर एक नहीं निकलते हैं, ज्वाइंट होता है वहां पे। तो ज्वाइंट हो गए हमारे पास 10, यानी 20 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 3। तो 20 माइनस 20 यानी ये बचा 3। अगर हम डीएस निकालेंगे तो 3 प्लस 1 हो गया, यानी ये आ गया 3 प्लस 1 यानी ये आ गया 4। 4 ऑप्शन में है क्या, चेक करते हैं। 4 ऑप्शन में है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2D फ्रेम का डीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m प्लस आर ई माइनस 2j। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 3 से 3 ये कट जाता है तो m प्लस आर ई माइनस 2j ही बचेगा। m कितना है 20 और आर ई कितना है यहां पर 4 और 2 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी ऑफ द गिवन फ्रेम शोन बिलो। डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी बताना है, मतलब इसका डीएस बताना है। डीएसई प्लस डीएसआई से स्पीड में हम निकाल सकते हैं। डीएसई कितना होगा आर ई माइनस 3। आर ई कितना है, ये रोलर है तो एक रिएक्शन, यहां पर एक रिएक्शन, और ये फिक्स्ड है तो इसमें 3 रिएक्शन आएगी। मतलब आर ई हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। अब 5 में से 3 गया तो ये बचेगा 2। अब हम डीएसआई निकालेंगे। डीएसआई का फॉर्मूला होता है 3c माइनस आर आर। ओपन कॉन्फ़िगरेशन है तो साइक्लिक लूप 0 है, तो साइक्लिक लूप हो गया 0। आर आर रिलीज रिएक्शन देखें तो इंटरनल हिंज है, 2 मेंबर मिल रहे हैं तो 2 में से 1 गया, बचा 1। इंटरनल हिंज पे आर आर का फॉर्मूला होता है हाइब्रिड ज्वाइंट पे जितने मेंबर मिलेंगे -1, तो 2 मिले 2 माइनस 1 इज 1, तो आर आर हो गया 1। यहां पर हम 1 माइनस कर देंगे
तो DSI आ गया -1, मतलब इंटरनली जो है ये आपका डेफिशिएंट है और एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट बाय 2 डिग्री। तो 2 - 1 हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, मतलब इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी है 1, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है एन इनडिटरमिनेट बिल्डिंग फ्रेम मे बी कन्वर्टेड टू ए डिटरमिनेट वन बाय अज्यूमिंग hinges at the mid height of column, hinges at the mid span of the beam, hinges at both mid height of the column and mid span of the beam, and one support is fixed at base and other support on roller। देखिए अगर हमारे पास एक कोई फ्रेम है जो कि इनडिटरमिनेट है, मतलब इसमें ये दोनों सपोर्ट क्या हो गए फिक्स्ड, और ये एंड कौन से हो गए रिजिड, तो अभी ये इनडिटरमिनेट होगा, ठीक है, मतलब इसका कुछ ना कुछ ds होगा मोर देन 0। कैसे चेक कर लेते हैं, इसमें RE यहां पर 3, यहां पर भी RE कितना हो गया 3, तो RE हो गया हमारे पास 6। अब DAC निकालेंगे तो वो आता है RE -3, 6 - 3 विल बी 3, और DSI निकालेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि साइक्लिक लूप 3C - RR साइक्लिक लूप है नहीं, ओपन कॉन्फ़िगरेशन है, RR भी नहीं है, तो इस केस में इसका जो DS है वो है टोटल 3, मतलब 3 डिग्री का इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब अगर मुझे इसको डिटरमिनेट बनाना है तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम प्लास्टिक एनालिसिस स्टील स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ते हैं कि अगर इसमें मैकेनिज्म लाना है तो जो प्लास्टिक हिंज या जो हिंज हमें चाहिए मैकेनिज्म लाने के लिए वो R+1 होता है या DS+1 होता है, मतलब जितना DS है उतना +1 एक्स्ट्रा, 4 अगर हिंज लाऊंगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, मैकेनिज्म में आ जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म के लिए इतना लगता है। और ये भी ध्यान रखना, कभी आपसे पूछें कि किसी भी चीज को अगर इनडिटरमिनेट को डिटरमिनेट बनाना है तो उसमें कितने हिंज लगेंगे, तो तब हिंज की संख्या होती है DS के बराबर, एग्जैक्टली इक्वल टू DS। मतलब अगर इसका DS 3 डिग्री है तो अगर 3 हिंज मैंने बना दिए तो ये डिटरमिनेट हो जाएगा, और एक और एक्स्ट्रा ले आया तो फिर मैकेनिज्म में आ जाएगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको डिटरमिनेट बनाना है तो जितना DS है उतने ही हिंज लाने पड़ेंगे, तो हम यहां पर तो कर देंगे फिक्स्ड, और इसमें हिंज बनाना है तो जो कॉलम है उसमें एक यहां बना देंगे, कॉलम में एक और बीम में यहां, तो यानी कि दोनों कॉलम के अंदर एक हिंज बनाएंगे और एक बीम में बनाएंगे, इसलिए सही आंसर क्या होगा C। खाली कॉलम में बनाने से काम नहीं चलेगा, खाली बीम में बनाने से काम नहीं चलेगा, कॉलम पर भी बनाना पड़ेगा और बीम में बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसका DS जो होगा वो 0 होगा और वो डिटरमिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ए स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। जो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है जिसका DS 0 है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड, मतलब एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड सिंपली सपोर्टेड, तो ये तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है और इसका DS तो 1 से 0 से ज्यादा होता है, मतलब 1 होता है, ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बोला है डिटरमिनेट कौन सा है, एक है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो भी इसका DS 3 होता है, ये 3 डिग्री इनडिटरमिनेट है। बीम ओवरहैंग ओवर 2 सपोर्ट्स, मतलब 2 सपोर्ट है और उस पे ओवरहैंग है, मतलब ये सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग बीम है और इसका DS 0 है। एक है द बीम इज सपोर्टेड ऑन 3 सपोर्ट्स, मतलब बीम है और वहां पर 3 सपोर्ट है, तो ऐसे केस में ये कंटिन्यूस बीम है और कंटिन्यूस बीम का भी DS 1 होता है, मतलब ये भी इनडिटरमिनेट है, ये भी इनडिटरमिनेट है, तो सही आंसर क्या होगा C ऑप्शन। जो 2 सपोर्ट वाली बीम है वो सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम का DS 0 होता है, वो एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ए स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। इनमें से कौन सा एक स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, मतलब जिसका DS 0 हो, उसके रिगार्डिंग सही है।
मतलब इन चार में से कौन सी भी इंडिटरमिनेट है। पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें यहां पर 3 रिएक्शन है, तो इसमें आर कितना हो जाएगा इस ऑप्शन में 6। तो इसमें अगर मैं डीएसी निकालूंगा तो वो आएगा RE-3, मतलब 6 - 3 विल बी 3, और डीएसआई निकालूंगा तो वो आएगा 3C - RR। साइक्लिक लूप तो है नहीं, बट एक इंटरनल हिंज है, 2 मेंबर मिल रहे हैं, 2 - 1 मतलब -1, तो इसका डीएस आ गया -1, यानी डीएस कितना होगा, डीएससी प्लस डीएसआई 3 - 1 विल बी 2। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहीं पर इसको देखते हैं, यहां पर 3 रिएक्शन आएगी, रोलर सपोर्ट है तो 3 रिएक्शन है, और तीनों की तीनों ऑल 3 आर पैरेलल। और ये आपको पता होगा जब 3 रिएक्शन पैरेलल होती हैं तो इट इज द केस ऑफ लीनियर अनस्टेबिलिटी, मतलब ये तो स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल है, ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसने पूछा है कौन सा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा, ये तो अनस्टेबल हो गया। इसमें हम यहां पे देखते हैं, यहां से एक रिएक्शन आएगी, इस पे से एक रिएक्शन आएगी, टोटल यहां पर कितनी रिएक्शन है, 2 रिएक्शन हो गई, 2 रिएक्शन हो गई, 2 की नॉन पैरेलल हैं, बट अगर देखें तो दोनों की दोनों कॉनकरेंट है, एक ही उसमें पास हो रहे हैं, मतलब यहां पर रोटेशनल अनस्टेबिलिटी होगी, गिर जाएगा। और वैसे भी कम से कम 3 रिएक्शन चाहिए, यहां 2 ही रिएक्शन आ रही है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये भी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसमें देखें तो इस वाले ऑप्शन में यहां 2 रिएक्शन आएगी, यहां पर एक रिएक्शन, ठीक है, ये रोलर सपोर्ट है, तो आपके पास कितनी रिएक्शन हो गई, 3 रिएक्शन, तीनों की तीनों नॉन पैरेलल है और तीनों की तीनों नॉन कंकरेंट है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल भी है और साथ में इसका डीएस भी 0 होगा। कैसे 0 होगा, जब आप डीएसी निकालोगे तो आप बोलोगे RE-3, टोटल रिएक्शन कितनी है 3, 3 - 3 इज 0, और डीएसआई निकालोगे तो भी 0 आएगा, जो कि 3C - RR, साइक्लिक लूप 0 है, RR है ही नहीं, तो DSE 0, DSI 0, टोटल DS 0, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल भी है और डिटरमिनेट है। ये अनस्टेबल केस है क्योंकि 2 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन है बट तीनों की तीनों पैरेलल है, तो ये लीनियर अनस्टेबल केस है। ये वाला तो स्टेबल है, ओवर स्टेबल है, बट ये इनडिटरमिनेट है, हमसे डिटरमिनेट पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी ऑफ द फ्रेम शोन इन द फिगर बिलो। इसका डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी बताना है, मतलब डीएस बताना है, तो पहले डीएसी और डीएसआई निकाल लेते हैं। डीएसी निकालेंगे तो यहां पे कितनी रिएक्शन, 3, यहां पे रोलर है एक रिएक्शन, यहां भी रोलर एक रिएक्शन, मतलब ये हो जाएगा RE-3, और RE कितना हो गया है 5, 5 - 3 इज 2। डीएसआई निकालेंगे 3C - RR, साइक्लिक लूप कितना है इसमें 0, रिलीज रिएक्शन कितनी है 0, तो ये हो गया 0। अब अगर डीएस निकालेंगे तो DSE प्लस DSI मतलब 2 + 0 विल बी 2, तो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना होगा, सी ऑप्शन 2। इसको वैसे भी कर सकते हैं 3M + RE - 3J - RR, बट बहुत लेंदी हो जाएगा, मेंबर्स गिनो, टाइम लगेगा, ये ज्यादा सिंपल अप्रोच है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। प्लेन स्ट्रक्चर है पर मतलब 2D ट्रस है, तो इसका डीएस निकालना है, डीएस का फॉर्मूला होता है M + RE - 2J। M गिनते मेंबर कितने हैं इसमें, देखो एक मेंबर, 2, 3, 4, 5, 5 ये हो गए, फिर 6 और 7, ठीक है, 7 के बाद एक 8 हो गया, ये वाला 8, फिर 8 के बाद एक यहां पे हो गया 9 और एक हो गया 10, तो टोटल 10 मेंबर हैं इसमें। आरी गिनते हैं, आरी कितना होगा, ये हिंज है तो 2 रिएक्शन, ये भी हिंज है 2 रिएक्शन, मतलब आरी हो गया 4। अब ज्वाइंट गिन लेते हैं, एक ज्वाइंट, 2, 3, 4,
5, टोटल 5 ज्वाइंट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 + 4 - 2 × 5, 10 - 10 मतलब ds आ गया 4। तो ds कितना हो जाएगा इसका 4, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। व्हेन लोड इज अप्लाइड टू ए स्ट्रक्चर विद रिजिड जॉइंट, अगर कोई स्ट्रक्चर है और उसमें जो जॉइंट है वो रिजिड है मतलब फ्रेम, और उस पे लोड लग रहा है मान लो, और इसमें रिजिड जॉइंट कौन सा है, बी और सी, बी और सी रिजिड जॉइंट है। तो रिजिड जॉइंट का मतलब, ये रिजिड जॉइंट का मतलब होता है वहां रोटेशन नहीं होता। रिजिड जॉइंट का मतलब ये होता है कि वहां पे एंगल, मान लो ये θ1 है और θ2 है, तो लोड लगने के पहले भी एंगल जो था, लोड लगने के बाद भी एंगल वही होगा। वहां छोटा मोटा डिफॉर्मेशन आ सकता है, बट वहां पे लोड लगने के पहले जो एंगल होगा, लोड लगने के बाद भी मेंबर्स के बीच जो एंगल है उन जॉइंट पर वो सेम रहेगा। मतलब ए बी और बीसी में जो एंगल है, या बीसी और सीडी में जो एंगल है, जरूरी नहीं कि वो हर बार 90 हो, इस केस में 90 दिख रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वहां रोटेशन नहीं होता है, उसको रिजिड जॉइंट बोलते हैं। सो पहला ऑप्शन है देयर इज नो रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। रोटेशन हो सकता है, जैसे मान लो ये हुआ कि ये ऐसा हो गया, अब ये ऐसा गया तो फिर ये भी ऐसा हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा। रोटेशन वहां पर हो सकता है, ऐसा नहीं कि रोटेशन नहीं होगा, पर जो मेंबर के बीच में जो एंगल है वो जितना पहले था वो उतना बाद में बना रहेगा। देयर इज नो रोटेशन, गलत ऑप्शन। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, गलत, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देयर कैन बी रोटेशन and displacement of the joint, but the angle between the members connected to the joint remains same even after the load। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रोटेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बट मेंबर के बीच में जो एंगल है वो सेम बना रहेगा लोड लगने के बाद भी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जिसका डी 0 होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन cannot be analyzed without correct knowledge of modulus of elasticity, गलत ऑप्शन। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर इजीली एनालाइज हो सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से यानी मटेरियल प्रॉपर्टी से उनमें मतलब नहीं है। मटेरियल प्रॉपर्टी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सेक्शनल प्रॉपर्टी की जरूरत हमें इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में होती है। अगर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जिनका ds 0 से बड़ा होता है, उनका E और I नहीं पता है, मटेरियल प्रॉपर्टीज या सेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो उनको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। मस्ट नेसेसरली हैव रोलर सपोर्टेड वन ऑफ इट्स एंड, मतलब कोई भी एक एंड पे रोलर सपोर्ट होना कंपल्शन है, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं। मान लो कि अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो हमें लग रहा है ये क्या इंडिटरमिनेट है, बट अगर मैं इसमें 3 हिंज या 2 हिंज बना दूं या 3 हिंज बना दूं मान लो, तो इसका ds 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है और प्रॉप्ड कैंटिलीवर में मैंने एक हिंज बना दिया तो इसका ds 0 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि जरूरी नहीं कि रोलर हो, ds 0 कैसे भी हो सकता है। रिक्वायर्स ओनली स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एनालिसिस, ये सही है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही एनालाइज हो जाते हैं। विल हैव जीरो डिफ्लेक्शन एट इट्स एंड, उनके एंड पर जीरो डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कैंटिलीवर बीम है, अब कैंटिलीवर बीम भी तो डिटरमिनेट है, तो यहां जब लोड लगाएंगे तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन यहां पे जीरो आएगा, नहीं, यहां डिफ्लेक्शन नॉन जीरो होगा। तो डी भी गलत है, सही आंसर है सी। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम और साथ में कंपैटिबिलिटी कंडीशन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा कंडीशन, और जो डिटरमिनेट है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम से ही सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज द वन विच, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ds 0 से बड़ा है उसमें क्या होता है। कैन नॉट बी एनालाइज, उनको स्टडी नहीं कर सकते, गलत। कैन बी एनालाइज्ड, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है सही ऑप्शन हो। कैन बी एनालाइज यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक एंड कंपैटिबिलिटी, मतलब इनडिटरमिनेट जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है और साथ में कंपैटिबिलिटी, उन दोनों की मदद से सॉल्व होता है, ये ज्यादा करेक्ट है।
और एक है कैन बी एनालाइज यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी ओनली, खाली कंपैटिबिलिटी से ही सॉल्व होगा, ये गलत है। इक्विलिब्रियम प्लस कंपैटिबिलिटी यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन प्लस कंपैटिबिलिटी, दोनों से वो सॉल्व होता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ सस्पेंशन ब्रिज विद अ टू हिंज्ड स्टीफनिंग गर्डर, एक सस्पेंशन ब्रिज है और टू हिंज्ड स्टीफनिंग गर्डर मतलब दोनों तरफ हिंज है, और यहां पे ऐसे टू हिंज मतलब दोनों तरफ हम हिंज बना लेते हैं, ये ऐसा हिंज है, मान लो दोनों तरफ हिंज है, रोलर नहीं बोला तो हिंज मान लेते हैं। स्टीफनिंग गर्डर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट ऑफ 1 डिग्री, इनडिटर्मिनेट ऑफ 2 डिग्री, या मैकेनिज्म। देखिए अगर दोनों तरफ हिंज है तो यहां कितनी रिएक्शन आएगी? 2, और यहां भी 2, तो डीएसी कितना होगा? RE-3 मतलब 4-3 यानी 1, और DSI निकालूंगा तो 3C-RR। यहां पर साइक्लिक लूप तो है नहीं और हाइब्रिड ज्वाइंट भी नहीं है, तो C भी 0, R भी 0, तो DS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? DSC प्लस 1 मतलब DSI, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 0 यानी 1, मतलब ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है बाय 1 डिग्री, तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री। इसी में ऐसा बोला होता कि हमारे पास एक सस्पेंशन ब्रिज है विथ हिंज एंड रोलर एट वन एंड, तो इसका DS 0 हो जाता, और वहीं पे बोला होता दोनों तरफ रोलर हैं विथ रोलर एट बोथ एंड, तो ऐसे केस में इसमें रिएक्शन 2 होती, तो यहां पे RE आ जाता 2, तो DSE की वैल्यू होती RE-3 मतलब -1, और DSI तो होता 0, यानी इसका DS आ जाता -1, और DS -1 का मतलब वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब मैकेनिज्म है। तो अगर सस्पेंशन ब्रिज विद 2 हिंज बोला तो इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री, जो कि कभी क्वेश्चन में पूछा है। सस्पेंशन ब्रिज विथ 1 हिंज एंड 1 रोलर, सो इट विल बी डिटर्मिनेट, एंड विथ 2 रोलर इज अ मैकेनिज्म, सो अभी सही आंसर होगा बी ऑप्शन। व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी इन द कंटिन्यूअस प्रिज्मेटिक बीम? इसका हमें DS बताना है। देखो सबसे पहले सिंपल तरीका DSC निकालते हैं, यहां पे 3 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। रोलर में कितनी रिएक्शन हो जाएगी? हमारे पास 3 रिएक्शन फिक्स्ड में, ये रोलर है तो 1 रिएक्शन, ये भी रोलर है 1, और यहां पर 3, तो RE कितना हो गया? 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो RE-3 मतलब 8-3 इज 5। DSI निकालेंगे तो वो होगा 3C-RR, साइक्लिक लूप 0, RR 0, DS निकालेंगे तो DSC प्लस DSI 5 + 0 मतलब 5, तो DS हो गया 5। अब ऑप्शन में 5 तो है नहीं, बट अगर मान लो 5 होता तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि ये अप्रोच इसलिए गलत होगा क्योंकि आप देखो यहां पर इन्होंने वर्टिकल लोड दे रखा है, और जब भी क्वेश्चन में वर्टिकल लोड दिया हो तो आप सावधानी पूर्वक करिएगा, इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक मोमेंट आएगा, बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहां डेवलप नहीं होगी, मतलब इसमें 3 के बजाय कितनी रिएक्शन होगी? 2, यहां पर भी एक वर्टिकल आएगा और एक मूवमेंट आएगा, मतलब 2 रिएक्शन, यहां पर एक वर्टिकल और यहां वर्टिकल, जो कि वर्टिकल लोड दे रखा है। लोड नहीं दिया होता तो आंसर 5 होता, तो अभी RE कितना होगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काउंट नहीं करें क्योंकि वर्टिकल लोड दे रखा है, तो 2 यहां पर 2 यहां पर 4, 4 और 2 यानी 6। अब DSE निकालेंगे तो RE-3 मतलब 6-3 विल बी 3, DSI निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0, तो टोटल DS निकालेंगे 3 + 0 यानी 3, सो C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमने इसमें कुछ इसमें एक मिस्टेक यहां पर ये भी कर दी कि इसमें जब हम माइनस करेंगे तो यहां भी 2 माइनस करेंगे। 2 क्यों? इक्विलिब्रियम भी एक वर्टिकल होगी और एक मोमेंट इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं करें क्योंकि वर्टिकल लोड दे रखा है, तो जब सिर्फ वर्टिकल लोड होते हैं तो इक्विलिब्रियम भी 2 ही लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 2 यानी 4,
और दोनों का सम करेंगे तो ds आ जाएगा 4। 4 आ जाएगा, मतलब सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ना कि सी। तो वर्टिकल लोड अगर दिया है तो आप ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 मानेंगे और रिएक्शन में हॉरिजॉन्टल काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, डीएस पूछा है और ये हमें दे रखा है ट्रस। तो फॉर्मूला ट्रस में होता है m प्लस आर ई माइनस 2j। मेंबर गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मेंबर हैं। एक्सटर्नल रिएक्शन गिन लेते हैं, हिंज है तो 2 रिएक्शन, ये भी हिंज है तो 2 रिएक्शन, यानी आर ई हो गया 4। ज्वाइंट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्वाइंट हो गए 7। इसमें रखेंगे तो 12 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 7, ये हो गया 16 माइनस 14, यानी डीएस आ गया 2। तो 2 डिग्री का इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा, मतलब वो हमसे डीके पूछ रहा है। फॉर द 2 स्पान कंटिन्यूस बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, देखो डीके पूछ रहा है तो डीके के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 3j माइनस आर ई प्लस आर आर माइनस एम डबल डैश। अब ज्वाइंट कितने हैं, 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट, ज्वाइंट हो गए 3। ज्वाइंट के बाद क्या चाहिए, आर ई। तो इसमें रोलर, ये रोलर है तो एक रिएक्शन, ये भी रोलर एक रिएक्शन, और ये हमारे पास फिक्स्ड है तो 3 रिएक्शन, तो 3 और 2 5। आर आर इसमें है नहीं, रिलीज रिएक्शन। एम डबल डैश के बारे में अभी हमें कुछ नहीं बोला है, एक्सियली रिजिड के बारे में। तो 3 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 0, एम डबल डैश के बारे में अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। 9 माइनस 5 विल बी 4 माइनस एम डबल डैश। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में है, तो 4 भी सही हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर एक्सियली रिजिड मेंबर हम देखें तो एक्सियली रिजिड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक्सियली रिजिड बोल दिया जाता तो एम डबल डैश फिर इसमें 2 हो जाता है, क्योंकि 2 मेंबर है तो दोनों को रिजिड मान लिया। तो फिर जो डीके है वो हो जाता 4 माइनस 2 विल बी 2। मतलब इसका एक आंसर अगर एक्सियली रिजिड ना माने तो इसका आंसर 4 होगा और एक आंसर होगा 2। ठीक है, इसमें चेक भी कर लेते हैं 4 कौन कौन से होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 4 आंसर आ रहा है, अगर आप इसको सपोर्ट के अकॉर्डिंग भी देखें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 होता है क्योंकि फिक्स्ड एंड है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, यहां पे 2 होंगे, इस पर 2 होंगे और इस पर भी 2 होंगे। मान लो हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी, तो ये जो हमारे पास टोटल 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए वो कौन कौन से, एक तो है थीटा ए, एक डेल्टा एक्स ए, एक है थीटा बी और एक है डेल्टा एक्स बी। मतलब रूलर है तो बी पे एक्सियल डिफॉर्मेशन और रोटेशन, और इस पर रोटेशन और एक्सियल, ये 4 हो गए। और अगर हम एक्सियली रिजिड मान ले डीके 2, तो ऐसे केस में फिर थीटा ए और थीटा बी ही 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, क्योंकि एक्सियली रिजिड मान लेंगे तो जो एक्सियल वाले आ रहे हैं वो 0 हो जाएंगे। अब ऑप्शन में 2 भी है 4 भी है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ऑफ द 2 स्पान कंटिन्यूस बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन शोन इन द फिगर। तो फिर आंसर हम क्या लगा देंगे, 4 डी। यहां पर ऑप्शन 4 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, इन्होंने 2 माना है। और मेन रीजन ये है कि यहां पर एक्सटेंसिबल रिजिड के बारे में नहीं बोला है, बट ये बोला है इन्होंने इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो इसमें से जो एक्सियल वाले हैं और जो रोटेशन है उसमें आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो डिपेंडेंट है। बट इसका आंसर 4 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो एग्जाम वालों ने 2 माना है तो 2 हो सकता है, दोनों ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जहां पर एक से ज्यादा सही आंसर हो, और ऐसे केस में बिल्कुल हो सकता है।
आगे बढ़ेंगे। इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम फिक्स्ड एट द बेस। सिंगल बे पोर्टल फ्रेम का मतलब है एसी एक फ्रेम, 2 कॉलम, 1 बीम और बेस पर यानी एंड पर दोनों तरफ फिक्स्ड है। इसमें हमें डीके बताना है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, और इसमें इसने बोल दिया है एक्सियल डिफॉर्मेशन को आपको नेग्लेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, तो डीके का फॉर्मूला क्या होगा, 3J माइनस RE प्लस RR माइनस M डबल डैश। तो ज्वाइंट कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट हो गए। RE कितना होगा, यहां पे 3 रिएक्शन आती है फिक्स पर और इस पर भी 3 आएंगी, तो यहां पर RE हो गया 6। RR के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, M डबल डैश बोल रखा है हमें एक्सियली रिजिड मानना है, डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करना है, तो वो 3 हो गया। तो यहां पे हो जाएगा 3 × 4 माइनस 6 माइनस 3, तो ये हो गया 3 4 12, 12 माइनस 6 is 6, 6 माइनस 3 विल बी 3। तो डीके जो आ जाएगा इस केस में वो 3 आएगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन ए स्पेस स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखें, अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये क्या पूछ रहा है, कितनी इक्वेशन होती है। तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं प्लेनर स्ट्रक्चर में 2D में, वो 3 होती हैं, और स्पेस स्ट्रक्चर है मतलब 3D बोला है, 3D का पूछ रहा है, तो उसमें 6 होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती है, एक तो डेल्टा एक्स, मतलब इसमें एक होती है समीशन fx बराबर 0, समीशन fy बराबर 0, और एक होती है समीशन mz बराबर 0। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। वहीं पर इसमें होती है 6 कौन कौन सी, एक तो होती है समीशन fx 0, एक होती है समीशन fy 0, एक होती है समीशन fz 0, एक होती है समीशन mx 0, समीशन my 0, और एक होती है समीशन mz 0। मतलब 3 फोर्स इक्विलिब्रियम और 3 मोमेंट इक्विलिब्रियम, और यहां होती है 2 फोर्स और 1 मोमेंट इक्विलिब्रियम। अभी हमसे स्पेस का पूछा है, मतलब सही आंसर होगा 6, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था हमारा पहला सेशन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, जहां पे हमने स्टेबिलिटी एंड इनडिटरमिनेंसी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते के साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF इसी टेलीग्राम चैनल पे होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।